तो इन सब तथ्यों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उसको कोर्ट को तय करना होता है कि बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अगर वहाँ बेल खारिज कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो अब क्या, तो आपको सबसे पहले जो आपका नीचे का जो कोर्ट होता है, और अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्या वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी को प्रभावित कर सकता है। चार्जशीट को अगर कॉमन शब्दों में कहा जाए तो आप वहाँ कोर्ट मना नहीं कर सकता। अगर वहाँ मौखिक रूप से भी आपने कहा तो ये एक नया आपको बेल का राइट मिलता है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बेल के बारे में बताया, तो बेल कितनी तरीके की होती है और बेल लेने का क्या प्रोसेस होता है? जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि जो आपका पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल, और जहाँ तक है कि क्या क्या एक अधिकार होते हैं एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति को उस पर जो एलिगेशंस लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हम अभियोगी, प्रोसेस की भाषा में अभियोगी कहा जाता है, मुलजिम कहा जाता है, जब तक कि उस पर अपराध साबित नहीं हो जाता। तो अब बात आती है कि जब वो उसको राइट्स, जितने भी राइट्स थे उसे अवेल हो गए कि जब गिरफ्तारी के बाद में उसको क्या क्या राइट्स हैं, तो जब कोर्ट ऐसे व्यक्ति को जेल में भेज देता है ये मानते हुए कि यस इसने ऑफेंस कमिट किया है और प्राइम फेसिया प्रथम दृष्टया इस तरीके के साक्ष्य कोर्ट में लाए गए हैं पुलिस अधिकारी द्वारा, तो उसके पश्चात में जब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है तो वहाँ से उसका एक राइट क्रिएट होता है जमानत का। अब यहाँ पे जमानत दो तरीके की होती है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे रेगुलर बेल फाइल करनी है, यानी कि नियमित जमानत आवेदन पत्र, और अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसे आशंका है कि किसी ऑफेंस में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल कहलाती है, जिसे अपन कहते हैं अग्रिम जमानत आवेदन पत्र। यानी आपको गिरफ्तारी से पूर्व ही एक संरक्षण, एक अधिकार जो अग्रिम जमानत आवेदन के रूप में आपको मिलता है। अच्छा। तो आप उसको फाइल कर सकते हैं। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल। कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो अब क्या, तो आपको सबसे पहले जो आपका नीचे का जो कोर्ट होता है, जिसे हम मुंसिफ कोर्ट कहते हैं, वहाँ आपको सबसे पहले 437 CRPC में बेल फाइल करनी होती है, नियमित जमानत आवेदन पत्र। अब कोर्ट को उस स्थिति में उस अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उसके पूर्ववत आचरण को देखते हुए, पूर्व में कोई दोष सिद्धि है तो उसको देखते हुए, उसके खिलाफ कितने ऑफेंसेज हैं, क्या वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल, या फर्दर किसी भी तरीके से अनुसंधान में उससे संबंधित अनुसंधान क्या कंप्लीट हो चुका है, उससे किसी तरीके की बरामदगी कंप्लीट हो चुकी है। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उसको कोर्ट को तय करना होता है कि बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अगर वहाँ बेल खारिज हो जाती है देन आपको 439 CRPC में जिला एवं सत्र न्यायालय में और 439 में ही तत्पश्चात अगर खारिज हो जाती है तो आपको हाई कोर्ट में आप बेल के लेने के राइट हो। ये तो हमने बात की नियमित जमानत आवेदन पत्र की। अब बात आती है कि क्या अग्रिम जमानत आवेदन पत्र आप फाइल कर सकते हैं? यस, आप फाइल कर सकते हैं। अग्रिम जमानत आवेदन आपको 438 CRPC में फाइल करना होता है। इसके तहत जिला एवं सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही 438 CRPC के सुनने की पावर है। सर्वना जो अधिकार है उस बेल एप्लीकेशन को सुनने का अधिकार मुंसिफ कोर्ट्स को नहीं है। अब किस स्थिति में आप फाइल कर सकते हैं 438 CRPC अग्रिम जमानत आवेदन पत्र, जो अभी हमने चर्चा की कि आपको किसी झूठे ऑफेंस में फंसाया गया है क्या। बिल्कुल। अगर प्रतीत होता है कि आपके पास ऐसे साक्ष्य विद्यमान है कि किसी आपको झूठे ऑफेंस में फंसाया गया है, अपराध की ग्रेविटी क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, पिछला आपका आचरण क्या है, क्या पूर्ववत आपने कोई अपराध किए हैं, उसमें आपको कोई दोष सिद्धि हुई है क्या। तो इन समस्त तथ्यों को देखते हुए इसके अदर फैक्ट्स भी हो सकते हैं जो केस के ऊपर निर्भर करेंगे कि केस किस प्रकृति का। उन समस्त तथ्यों को देखते हुए कोर्ट एंटीसिपेटरी जो बेल है वो ग्रांट कर सकता है। लेकिन साथ ही ऐसे व्यक्ति पर जो अभियोगी है उस स्थिति में उस पर कंडीशन इम्पोज कर सकता है कि आप अनुसंधान में सहयोग करेंगे, किसी भी प्रकार से गवाहों को धमकाएंगे नहीं, उत्प्रेरित नहीं करेंगे, भारत को या जिस देश के आप नागरिक हैं, अपन बात कर रहे हैं आज हमारे देश की, तो आप भारत को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। उससे पहले जहाँ भी जाना होगा, इवन स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पर भी कंडीशन इम्पोज की जा सकती है। उसे बताना पड़ेगा कि आपको कि मैं आज आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ या कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो आपको उस संबंध में पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अवगत कराना होगा। हमने बात की 2 प्रकार की जमानत आवेदन पत्रों की। बिल्कुल, ये उसके राइट्स हैं। अब बात आती है कि क्या इनके अतिरिक्त भी बेल मिल सकती है क्या। यस। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि जो पुलिस अधिकारी जिसे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उसकी लापरवाही की वजह से तय समय सीमा में जो एक आरोप पत्र होता है वो न्यायालय में वो प्रस्तुत करने में असक्षम होता है। कि जैसे 10 साल की अवधि के जो कारावास हैं
उसमें आपको विदिन 60 डेज आपको आरोप प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना है। और जो 10 साल से ऊपर के ऑफेंसेज हैं, यानी उससे ऊपर की जो सजा वाले जो अपराध हैं, उनमें आपको 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट न्यायालय में पेश करनी होती है। अच्छा, तो सर ये उसी समय डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके का अपराध किया गया, तो उसकी 60 दिन से कम होगा जो आप पे एलिगेशंस हैं। हाँ, अभी किसी पर अगर मर्डर के एलिगेशंस, तो जाहिर सी बात है कि वो 10 साल से ऊपर की अवधि का कारावास, आजीवन मृत्युदंड तक की अवधि का कारावास। एलिगेशन से डिसाइड हो जाता है। यस, एलिगेशन से और इन्वेस्टिगेशन से। बिल्कुल। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन ऐसी आ रही है कि जिससे 10 वर्ष की अवधि से कम का कारावास, आपको हो सकता है कि एलिगेशंस गंभीर हो। बिल्कुल। लेकिन आपके जब अनुसंधान के दौरान आपने पूरा अनुसंधान किया और आपने अनुसंधान में पाया कि ये जो एलिगेशंस थे, कुछ एलिगेशंस झूठे थे, तो हमने जो अपराध बनना पाया, वो जो अपराध है वो सब 10 साल की अवधि से कम के कारावास के। तो ऐसी स्थिति में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाती है कि आपको 60 दिवस के भीतर आपको चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 60 दिन की गणना कहाँ से करें सर? बिल्कुल। तो जब न्यायालय ने एक अभियोगी को, मुलजिम को कारागार में भेज दिया, यानी जेल में भेज दिया, वहीं से न्यायिक अभिरक्षा से जिस दिन जेल भेजा गया, वहाँ से उसकी गणना प्रारंभ होगी, वहीं से काउंटिंग होगी। यानी कि आपको 60 दिवस के भीतर अगर 10 साल की अवधि से, तो आपको चालान फाइल करना है। अब अगर वो उस स्थिति में चालान फाइल करने में असक्षम होता है, तो ये एक नया आपको बेल का राइट मिलता है। अच्छा। कि आपको वहाँ पर विदाउट एनी application moving in the court, without any bail application moving in the court, if you are praying oral, then you will get bail. It is mandatory. It is mandatory part. तो आप वहाँ कोर्ट मना नहीं कर सकता। अगर वहाँ मौखिक रूप से भी आपने कहा कि 60 दिवस के अंदर इन्होंने चालान फाइल नहीं किया है, आप हमें बेल दीजिए, कोर्ट को बेल देनी पड़ेगी। सर, आपने एक शब्द का जिक्र किया, चार्जशीट, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। चार्जशीट को अगर कॉमन शब्दों में कहा जाए कि एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, यानी प्रथम सूचना का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस अपराध की सूचना पुलिस थानाधिकारी को दी गई या किसी पुलिस ऑफिसर को दी गई संबंधित पुलिस थाने में, तो वहाँ जब उसके विरुद्ध वो प्रकरण दर्ज हो गया तो प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। अब उस प्रथम सूचना के पश्चात जो अनुसंधान अधिकारी है जिसने उस प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन करनी, उसका दायित्व है कि वो उस अपराध के संबंध में साक्ष्यों का एकत्रीकरण करें। बिल्कुल। साक्ष्यों का मतलब कि जो उस पर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों का उसे पता करना है और उसके संबंध में साक्ष्य एकत्रित करने, एविडेंस एकत्रित करने। अब उस एविडेंस एकत्रित करने की भी एक समय सीमा होती है। उस दौरान उसे उस साक्ष्यों का एकत्रित करना है और उस एकत्रित करने के पश्चात में जब संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित हो जाता है और उसे लगता है कि यस कि इसने ऑफेंस किया है, उस साक्ष्य से प्रतीत होता है, तो वो जो पत्रावली है वो कंप्लीट, जो भी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, वही आरोप प्रमाण पत्र है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम आराम से इजीली किसी भी आम व्यक्ति को समझा सकते हैं।